हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय हिंदी भाषा शिक्षण। जी हां, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण की, जिसकी इकाई 1 की ये वीडियो लेक्चर हम लेकर आए हैं। आज हमारी पहली इकाई है जिसका नाम ही है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रतिक्रिया। यानी हिंदी भाषा सिखाने का उद्देश्य क्या होता है, मोटिव ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और भाषा की जो कक्षा होती है, क्लास लगती है, लैंग्वेज वाली क्लास, उसमें क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स आना चाहिए, हमें कैसा देना है, और पूरा समाज का क्या रिस्पॉन्स है उसके बारे में बात होगी। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये विषय भी है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये इकाई भी है। ठीक, मैं पहले बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या बताऊंगा। तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले आपको बताऊंगा इस इकाई 1 की अंक योजना यानी ब्लूप्रिंट, यानी इस एक इकाई पर कितने मार्क्स आवंटित है, कितने अंक इस पर मिलेंगे और कौन कौन से अंकों कितने प्रश्न आएंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर से आज तक ग्रेड की परीक्षाओं में जो बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछे दोहराए गए प्रश्न है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लेंगे, उनके उत्तर देखेंगे, उनका पूरे क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे बढ़िया से, और आने वाली डेट की परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न कौन से हो सकते हैं, यानी गेस क्वेश्चन कह सकते हो आप, जो आने वाली डेट की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उन क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सीधा जानते हैं इसके अंक योजना पर, यानी कि इसके ब्लूप्रिंट के ऊपर। तो अगर इस बात करें इकाई 1 की, जिसका नाम है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रतिक्रिया, तो इस अंक योजना की बात करें, इस पे अंक आवंटित है कुल 13। जी हाँ, इस एक इकाई पर 13 मार्क्स अलॉटेड है। कितने मार्क्स अलॉटेड है? 13 नंबर की पूरी इकाई होने वाली है, जहां पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 3, यानी 1 मार्क्स वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, सही जोड़ी मिलाओ, खाली स्थान भरो या बहुविकल्पी प्रश्न में से 3 आएंगे एक नंबर के। फिर 2 अंकों का एक प्रश्न आएगा अति लघु उत्तरीय, जिसके उत्तर 30 से 45 शब्दों में लिखने होते हैं, 2 मार्क्स का एक प्रश्न आएगा। फिर 3 मार्क्स का भी एक प्रश्न आएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, लघु उत्तरीय। फिर दीर्घ उत्तरीय 5 का एक प्रश्न है, 5 अंकों का एक प्रश्न है, 5 का एक प्रश्न, 3 का एक प्रश्न, 5 3 8 और 2 का एक प्रश्न, 8 2 10 और 3 ऑब्जेक्ट है 13। यानी इस पूरी इकाई पर कुल अंक आवंटित कितने भाई? 13 मार्क्स की पूरी इकाई होने वाली है। तो ये होगी इसके ब्लूप्रिंट की बात, इसके इकाई की ब्लूप्रिंट की बात हो गई। अब हम बढ़ चलते हैं अपने सीधा सीधा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप मध्य प्रदेश डीएलएड की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास नोट्स नहीं है, कंटेंट नहीं है, संपूर्ण हर विषय का हर इकाई का मैराथन लेक्चर वीडियो लेक्चर नहीं है, और पीवाईक्यूज नहीं है, बहुविकल्पिक प्रश्न यानी एमसीक्यूज हर इकाई के हर विषय के, ये सब नहीं है, तो ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में। जी हाँ, एकमात्र कोर्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, वहां से ऐप डाउनलोड करके डायरेक्टली आप अपना मनचाहा कोर्स परचेस कर सकते हो, जहां से घर बैठे संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। मार्केट से कोई किताब, नोट, सीरीज कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आपकी तैयारी 100% होगी। हजारों छात्र जुड़ के तैयारी कर रहे हैं, आप भी 90+% स्कोर कर सकते हो इसी एक छात्र से, इस कोर्स से, है ना। वो भी एक छात्र आप बन सकते हो उन हजारों छात्रों में जो 90% स्कोर करते हैं। चलिए, तो ये कोई कोर्स की बात। अब बढ़ चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, जब भाषा के ऊपर है तो सवाल तो होगा ही, तो भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज अगर पूछे तो ये किताब वाली भाषा छोड़ के बता दूं, भाषा एक माध्यम होती है, साधन होती है विचारों का आदान प्रदान करने की, विचारों का, भावनाओं का, है ना, आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, अपने भावनाओं को व्यक्त करना, अपने विचार को व्यक्त करना, है ना, वही क्या है? भाषा है। भाषा एक माध्यम है, मीडियम है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने भावनाओं, अपने विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, इसे हम दिखाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों से लेते हुए सूचना, यही भाषा है। तो भाषा की अगर लैंग्वेज, बुक लैंग्वेज की बात करें, बुकिश लैंग्वेज में अगर लिखना आपको, भाषा एक्चुअल में है क्या? जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन की बात दूसरों से कह सकता है या लिखकर अभिव्यक्त कर सकता है। अभिव्यक्त मतलब प्रदर्शित, एक्सप्रेस करना। ठीक है, वही भाषा है, उसे हम क्या बोलेंगे? भाषा बोलेंगे। क्लियर है? अब भाषा अलग अलग प्रकार की होती है। मातृभाषा आपने सुना होगा, राष्ट्रभाषा आपने सुना होगा, राजभाषा आपने सुना होगा, प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा भी आपने सुना होगा। जी हाँ, ये सब भाषाओं के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक है, और ये पूछता है, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में ना, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, इनके बीच अंतर, प्रादेशिक भाषा क्या है, यही सब पूछा जाता है यहाँ पर। क्लियर? मातृभाषा वगैरह यही सब, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब भी इकाई 1 की तैयारी करोगे, इन्हीं प्रश्नों को देखोगे, इन्हीं प्रश्नों को एकदम डिटेल में उत्तर आपको पॉइंट वाइज एक्यूरेट एकदम पूरा हमारे कोर्स में आपको मिल जाएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, वहां से कोर्स मिल ही जाएगा आपको। ठीक है, अब बात करेंगे अगला प्रश्न कि प्रादेशिक भाषा कहते किसे? प्रादेशिक भाषा एक्चुअल में है क्या? ठीक है, ये प्रादेशिक भाषा क्या है, कैसी है, इसकी बात अगर करें तो नाम से समझ में आ रहा, प्रादेशिक भाषा यानी प्रदेश वाली भाषा। ऐसी भाषा जो किसी एक खास प्रांत और प्रदेश में बोली जाती है, उसे प्रादेशिक भाषा कहते हैं, प्रादेशिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो प्रादेशिक भाषा शब्द क्षेत्र विशेष की भाषा के लिए प्रयुक्त होता है, यानी इस पूरे एक
स्पेशल क्षेत्र, विशेष इलाका, है ना, विशेष क्षेत्र के लिए ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, पर तो पूरे देश की भाषा है ना, पूरे देश की राजभाषा बोल रहा हूं, राष्ट्रभाषा नहीं। ठीक है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो, है ना, कोई भी भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हाँ, ऑफिशियल लैंग्वेज है जिसे हम राजभाषा कहते हैं, यानी सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है उसे राजभाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा की बात करें तो हमारी हिंदी है, वह तो पूरे देश की होगी, पर अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में तो अपनी अपनी भाषाएं होती है ना, प्रादेशिक भाषा, क्षेत्रीय भाषा। तो वैसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं जिन्हें प्रादेशिक भाषा कहते हैं। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को प्रादेशिक भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। ठीक है, जैसे गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, है ना, ये भाषाएं आपको मिलेंगी। केरल, तमिल, है ना, आप देखोगे तमिलनाडु, कन्नड़, मलयालम, ये सब देखो, और भाषा जानते हो ना आप, ये सब कन्नड़, तेलुगु, क्या कहते हैं मलयालम, ये सारी भाषाएं जो है, ठीक है, ये सब क्या है, प्रादेशिक भाषा, क्योंकि एक खास प्रदेश में बोली जाती है। क्लियर है, भाषा क्या समझ में आ गया, प्रादेशिक भाषा क्या समझ में आ गया आपको, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला प्रश्न है कि भाई राजभाषा से आप क्या समझते हो ना, पहले मैं बता दूं, सबसे पहले स्टूडेंट्स में एक अंतर क्लियर कर दूं आपको कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र मतलब देश, राज्य हमारा पूरा देश है ना, तो पूरे राष्ट्र यानी पूरे देश की वही भाषा। तो क्या हमारे देश में कोई ऐसी भाषा जो पूरे देश भर में वही भाषा सिर्फ इस्तेमाल होती है? बहुत लोग बोलेंगे हिंदी, नहीं सर, नहीं नहीं, हिंदी नहीं। हमारे देश में सिर्फ 40% लोगों द्वारा ही हिंदी जो है ना बोली सुनी समझी जाती है, उनकी पहली भाषा है। बाकी 60% की नॉन हिंदी, यानी हिंदी के अलावा दूसरी भाषाएं होंगी, बट हिंदी नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अधिकतर लोग हमारे यहाँ हिंदी नहीं बोलते, ऐसा है, या पहली भाषा तो नहीं उनकी, बोलते समझते होंगे भी, पर द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में, प्रथम भाषा के रूप में नहीं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी भाषा जो पूरे देश में बोली समझी जाती है, सरकार के द्वारा उस भाषा को एकदम कह सकते हो औपचारिक तौर पर उसे राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो ऐसा हमारे देश में कोई भाषा नहीं है। जी हाँ, हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोला गया। बहुत लोग जानते होंगे, बोलते होंगे हिंदी राष्ट्रभाषा, पर नहीं। कोई सारी किताबों में आपको जैसे सीरीज में मिल जाएगा कि राष्ट्रभाषा पर नहीं है। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। अब ये राजभाषा क्या होता है? राज करना, रूल करना, यानी कि पार्टी, यानी कि सरकार। तो सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है ना, उस भाषा को राजभाषा बोलते हैं। हमारे देश में राजभाषा दो हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। पहले हिंदी ही थी, शुरुआत में अंग्रेजी रखी गई थी, उसके बाद अंग्रेजी को जब हटाने की कोशिश हुई तो बहुत सारे राज्यों ने बहुत विरोध किया, खासकर साउथ के राज्यों ने बहुत विरोध किया कि हम पर जबरदस्ती हिंदी थोपी जा रही है, इसलिए इंग्लिश हटा रहे, इसलिए हिंदी को राजभाषा बना रहे। बहुत बवाल हुआ इसके ऊपर। इवन 2004 में तो कांग्रेस की केंद्र सरकार में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसको ऑफिशियल भाषा, राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश भी की थी हिंदी को। ठीक है, नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा, पर बहुत दंगा फसाद हुआ, साउथ के लोगों ने बहुत विरोध किया इसका, और कई जाने भी गए इसकी वजह से, विरोध प्रदर्शन की वजह से। तो आखिरकार सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था। ठीक है, इसलिए हिंदी जो है आज हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है। राजभाषा भी हमारे देश में दो है, इंग्लिश और हिंदी। यानी सरकार का आप देखना जो भी कामकाज होता है, चाहे संसद भवन देख लो, पार्लियामेंट देख लो, या सरकार का कोई कह सकते हो नोटिफिकेशन आता है अखबार में, गैजेट ऑफ इंडिया, राजपत्र, भारत का राजपत्र, यानी कोई भी सरकार की सूचना वगैरह, खबर वगैरह छपती, तो आप देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में। सरकारी जो न्यूज चैनल है डीडी न्यूज, उसमें भी देखो आपको न्यूज कैसे आएगी, हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि सरकार की कामकाज करने की जो भाषा है ना, वो हिंदी और अंग्रेजी है। तो सरकार जिस भाषा में कामकाज करती है उसी भाषा को राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सरकारी कामकाज होते हैं वो दो भाषाओं में होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक, तो राजभाषा, जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में, राज्य मतलब राज्य मत समझ लेना, ये देश की बात हो रही है, राज्य मतलब देश, क्योंकि ये जो स्टेट शब्द है ना, स्टेट, राज्य, स्टेट कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए और एक राज्य के लिए भी इस्तेमाल होता है, तीनों के लिए। तो यहाँ पर राज्य का मतलब पूरे देश से, ना कि एक राज्य मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या बिहार ऐसे राज्य से नहीं, पूरे देश भर से। ठीक, तो जो भाषा किसी राज्य के सरकारी कार्यों में सर्वाधिक सबसे ज्यादा सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का मतलब क्या है? सीधा सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। सरकारी कामकाज जिस भाषा में होता है उस भाषा को क्या बोलते हैं? राजभाषा बोलते हैं। ठीक है, और क्या, यह केंद्र में हमारे यहाँ क्या है? केंद्र में हिंदी व अंग्रेजी है, यानी हमारे यहाँ दो राजभाषाएं हैं, नंबर 1 हिंदी और नंबर 2 अंग्रेजी। तो हमारे पास दो राजभाषाएं हैं। राज्यभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज जो होता है जिस भाषा में, उसे राजभाषा कहते हैं। और भारत में ऐसी दो राजभाषा, हिंदी और अंग्रेजी। क्लियर है? ठीक है, अन्य राज्यों में आप देखोगे तो अलग अलग भी क्षेत्रीय भाषाओं को बनाया गया भाषा है, उन इलाकों में भी अपने अपने क्षेत्र के भाषाएं हैं। क्लियर है? राजभाषा समझ में आ गया?
ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर। ठीक है, अब मैंने राष्ट्रभाषा और राजभाषा आपको बताई दी। राजभाषा तो अपनी जस्ट पढ़ा कि राजभाषा होती क्या है। वहीं राष्ट्रभाषा की बात करें ना, तो राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसमें पूरा राष्ट्र तैयार है, एग्री है, यानी आप कह सकते हो कि सभी लोग सहमत होते हैं उस एक भाषा को बोलने के ऊपर। ठीक है, अब हिंदी की बात हुई थी, पर सारे लोग एग्री हुए कि हमारे देश में सहमत हुए कि नहीं? साउथ में जैसा मैंने बताया बहुत विरोध किया, सहमत नहीं थे, तो नहीं बनाया उसको राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा राजभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा सारे देश के लोगों के विचार विनय व संपर्क के माध्यम से होती है। यानी राष्ट्रभाषा वो भाषा है जिससे पूरे देश के लोग कामकाज करेंगे, बोलचाल करेंगे। ठीक है, जैसे हिंदू, लेकिन भाई हिंदी की बात करेंगे आप, हिंदू नहीं हिंदी, तो राजभाषा आप देखोगे तो राजभाषा अलग अलग होगी, पर राष्ट्रभाषा हिंदी को जैसे माना जा रहा है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं पर ऐसा है नहीं, ये भी जान लीजिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा जो है पूरे देश के लोग जिस भाषा पे एग्री करेंगे कि हाँ इसी भाषा में बातचीत वगैरह कामकाज होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा बोलेंगे। ठीक है, वहीं बात करें राष्ट्रभाषा की, तो भाई राष्ट्रभाषा जो होती है, जो मैंने आपको बताया, अब राष्ट्रभाषा राष्ट्र के लोगों के द्वारा है, तो राष्ट्रभाषा को ज्यादा लोग बोलेंगे। अभी अपने यहाँ कोई राष्ट्रभाषा है नहीं, यहाँ पूछा भी नहीं अपने यहाँ की राष्ट्रभाषा है राजभाषा के बारे में, बस इतना पूछा है अगर कोई भाषा राष्ट्रभाषा होती, अगर कोई भाषा राजभाषा है, तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है ये पूछा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये नहीं बोला कि हिंदी है इंग्लिश है, यहाँ बात ही मत करना आप। ठीक है, बस आपको बताना है। तो राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र के लोग यानी संपूर्ण देश के लोग सहमत होते हैं उस एक भाषा पर बातचीत, विचार विनय, यानी डेली रोजमर्रा के कामकाज करने को लेकर। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे हमारे कई राज्यों की अपनी भाषा है, तो वैसे राष्ट्र की भाषा होती है, पर हमारे देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, वहीं बात करें और इनके अंतर की ओर, देखो राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, तो इसका क्षेत्र व्यापक होता है, यानी इसको ज्यादातर लोग बोलते हैं। ठीक है, वहीं जो राजभाषा होती है, जो राजभाषा होगी, उसका क्षेत्र थोड़ा संकुचित होता है। राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र है व्यापक है, जबकि राजभाषा का जो क्षेत्र है वो संकुचित है ना। अब जैसे मान लो क्या बोलते हैं राजभाषा, तो राजभाषा सब लोग थोड़ी बोलते हैं पूरे देश में, क्या सब लोग हिंदी बोल रहे हैं? नहीं, कम ही लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा जो है व्यापक होती है, जबकि जो राजभाषा होती है वो संकुचित होती है ना, और ये सरकार के द्वारा इस्तेमाल होती है, सरकारी भाषा ही बोलते हैं राजभाषा को। ठीक है, क्लियर है इनके बीच अंतर। ठीक है, राष्ट्रभाषा अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है, राजभाषा एक क्षेत्र या एक राज्य इनके द्वारा या सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है, ऐसा हम लिख सकते हैं अंतर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है भाषा की प्रकृति बतलाइए, यानी भाषा का नेचर, प्रकृति, यानी वो किस तरह की होती है, क्या खासियत होती है भाषा के अंदर। ठीक है, तो भाषा की प्रकृति की अगर बात करते हैं, नंबर 1, भाषा सामाजिक वस्तु है, ये एक सोशल थिंग है ना, सामाजिक है। समाज, भाषा समाज में, जंगल में, नदी में, पेड़ पहाड़ों में रहने वाले, वहां नहीं। आप देखोगे तो वहां है उनकी भाषा, लेकिन आप देखो अकेला आदमी अगर जंगल में रहेगा तो क्या भाषा बोलेगा वो, किससे बोलेगा वो, है ना। तो भाषा एक सामाजिक वस्तु, समाज में सबको रहना है तो सीखना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, समझना ही पड़ता है। दूसरा, भाषा सर्वव्यापक है, भाषा जो है सर्वव्यापक है। ठीक है, सर्वव्यापक मतलब भाषा सभी जगह बोली जाती है। ऐसा एक राज्य बताओ जहां भाषा ही नहीं बोली जाती, ऐसा एक देश बता दो जहां भाषा ही नहीं बोली जाती, सब जगह बोली जाती है। फिर भाषा जो है अर्जित वस्तु है, यानी भाषा सीखी जाती है, उसे अर्ज करना पड़ता है, अर्जित, अर्जित यानी उसे सीखना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है। ठीक है, भाषा का प्रवाह अवंचित, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न, यानी भाषा जो है उसका प्रभाव बढ़ते जाएगा, भाषा बढ़ती जाएगी, खत्म नहीं होगी, सिकुड़ेगी नहीं। एक आदमी सिखाना तो और लोग को सिखाएगा, और सीखे तो वो और लोगों को सिखाएंगे। ठीक, और क्या, यह मानव विचारों की वाहक और अभिव्यक्ति का माध्यम है, यानी इंसान के विचार, इंसान की भावनाएं, इसको यहां वहां ले जाने में या प्रदर्शित करने में किसका काम है? भाषा का। यानी अगर मैंने कोई विचार दिया, या मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं, या जो भी अभी ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं इस वक्त, किसके माध्यम से दे रहा हूं? भाषा के माध्यम से। भाषा नहीं होती तो मैं कैसे आपको ये सब सिखा पाता, है ना। तो भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और क्या, यह सहज और नैसर्गिक क्रिया, भाषा एक नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ही सिंपल। आप छोटा बच्चा भी देखोगे ना तो बचपन से भाषा बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, हमारे यहाँ लोग बोलते हैं इंग्लिश बहुत कठिन है, आती नहीं है। भाई विदेशों में छोटे छोटे बच्चे कैसे अंग्रेजी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? क्योंकि उन्हें अंग्रेजी का माहौल मिलता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी किसी को हिंदी व्याकरण ढंग से आती है? नहीं आती है। वो छोटा बच्चा हिंदी व्याकरण आती है कि नहीं, पर वो हिंदी सीखता है ना बोलना बचपन में ही, तो व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, ग्रामर की आवश्यकता नहीं होती। भाषा सीखने के लिए भाषा बोलना, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है आसपास, है ना। तो भाषा जो है बहुत ही सहज है और नैसर्गिक है, नेचुरल है।
ठीक है। और यह सामाजिक दृष्टि से स्वरित होती है। भाषा जो है सामाजिक दृष्टि से, ना सबको सीखना ही है भाषा। भाषा को एक कॉमन चीज माना जाता है कि इसे भी आनी चाहिए, उसे भी आनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बोलना ही नहीं आता तो सोचो समाज में उसके साथ कैसा बिहेव होगा, या वो समाज में कैसे रह पाएगा, अपना कामकाज कैसे कर पाएगा। तो भाषा बड़ा जरूरी है, ठीक है। भाषा एक सामाजिक दृष्टि से स्वरित चीज है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हमारे अंतिम प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अति, ठीक है। अगला प्रश्न है त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, अगर आपने सुन रखा होगा, पहले भी जानते होंगे, तो सबसे पहले इस प्रश्न को जरूर पढ़ना है सिक्का से, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र एक्चुअल में क्या है, इसे कई कई पूछा जाता है, पर हम भी यहां बात कर रहे हैं त्रिभाषा सूत्र क्या है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो बात करें अगर हम त्रिभाषा सूत्र की, तो सरकार के नियम के अनुसार, ठीक है, सरकार मतलब शिक्षा बोर्ड ने जो नियम बनाया होगा, ठीक है, तो जो भी शिक्षा आयोग ने नियम बनाया, उस नियम के हिसाब से कि माध्यमिक स्तर तक, मिडिल क्लास तक कम से कम बच्चों को 3 भाषा का ज्ञान दिया जाएगा और 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। अभी हमको कोई देख लो, हिंदी इंग्लिश और संस्कृत रहता ही रहता था, है ना। अब देख लो ना 8th से 10th तक हिंदी इंग्लिश संस्कृत 3 तो पढ़ने ही पढ़ने, ठीक है। सीबीएसई वालों में ऑप्शनल रहता है 3 में से कोई 2, ठीक है। तो इस सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर तक विद्यार्थियों को कम से कम 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। त्रिभाषा सूत्र क्या है? इस सूत्र के अनुसार माध्यमिक स्तर के बात को कम से कम कितनी भाषाएं पढ़नी होंगी? 3 भाषाएं पढ़नी ही होंगी। अब 3 भाषाओं में क्या आएगा? एक तो हिंदी अंग्रेजी पहले से फिक्स है, 2 भाषाएं, और तीसरी भाषा वहां की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भाषा। मान लो गुजरात है, गुजरात में कोई स्कूल है, ठीक है, तो गुजरात के सरकारी मिडिल स्कूल तक 8वीं 10वीं तक क्या पढ़ाएंगे? उनको पढ़ाएंगे भाई हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, फिर एक और भाषा जोड़ेंगे वहां की प्रादेशिक भाषा। अब गुजरात है तो गुजरात की प्रादेशिक भाषा क्या होगी? गुजराती, यानी हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। कितनी भाषा हो गए? 3। तो यही है त्रिभाषा सूत्र। क्लियर? यही त्रिभाषा सूत्र है। तो अब 1964 और 1967, है ना, 1964 1966 के बीच जो हमारा शिक्षा आयोग है, उन्होंने 3 भाषा वाला त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये सूत्र सबके सामने लाया, प्रस्तुत किया सरकार के सामने। पूरा सर्वे वगैरह करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, कमेटी वगैरह गठित करने के बाद इन्होंने प्रॉपर रिसर्च करके 3 भाषा का सूत्र दिया, ठीक है। और इसमें क्या लिखा कि मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, पहले तो भाई वो भाषा बोली जाएगी जो बच्चे की मातृभाषा है या जिस इलाके में वो रहता है वहां की भाषा। उदाहरण के तौर पर कोई गुजरात में पैदा हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस घर में बचपन में गुजराती बोली जाती होगी, तो उसकी मातृभाषा बन गई, मदर टंग। पर अगर वो नहीं है गुजरात का, बाहर से आया हुआ है, गुजरात में रहना स्टार्ट किया, वहीं पर मान लीजिए जन्म हो गया, वहीं 1-2 साल बाद आ गया, 3-4 साल बाद आ गया, फिर उसका स्कूल में एडमिशन हो रहा है, तो उसकी भाषा कैसी रहेगी? मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा ही रहेगी। क्लियर? तो पहला लैंग्वेज जो रहेगा मातृभाषा या फिर प्रादेशिक भाषा या उस क्षेत्र की भाषा। दूसरा भाई राजभाषा, जो हमारी राजभाषा है, हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी इंग्लिश, है ना, ये तो रहेंगी। और तीसरा कोई एक आधुनिक भारतीय भाषा भी या फिर विदेशी भाषा भी सिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत से स्कूलों में जापानीज, बहुत सारे स्कूलों में फ्रेंच, है ना, ये पढ़ाया भी जाता है, ठीक है। तो हिंदी, अंग्रेजी और मातृभाषा। और एक बात ध्यान रखनी है कि मैं एक कोई भी आधुनिक भारतीय मॉडर्न इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज या फिर विदेशी भाषा भी बोली जा सकती है, सिखाई जा सकती है, जो इसमें ना हो, यानी जो हिंदी इंग्लिश और ये मातृभाषा से ना हो, कोई तीसरी लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इसे ही त्रिभाषा सूत्र कहा गया। अगर हम इंडिया के, भारत के हिंदी भाषी राज्य की बात करें, ऐसा राज्य जहां हिंदी भाषा बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन राज्यों की बात करूं तो ये राज्य हिंदी भाषी राज्य हैं। तो इन राज्यों में जो त्रिभाषा सूत्र होता है कैसा होता है? इन राज्यों में कैसा होगा? प्रथम भाषा क्या रहेगी? हिंदी, ठीक है। द्वितीय भाषा क्या रहेगी यहाँ पर? अंग्रेजी। और तृतीय भाषा क्या रहेगी? संस्कृत या कोई अन्य प्रादेशिक भाषा। हिंदी अंग्रेजी फिक्स है। उसके बाद थर्ड लैंग्वेज हो सकता है कि भाई ये संस्कृत हो, या मध्य प्रदेश में तो अधिकतर स्कूलों में ही है, संस्कृत ही चलता है, या फिर हो सकता है कोई दूसरी प्रादेशिक भाषा भी हो, ठीक है। जैसे यूपी बिहार में उर्दू भी ऑप्शनल के रूप में रहता है। क्लियर है? तो यही है त्रिभाषा सूत्र, इसे ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये थी हमारी इकाई 1 हिंदी भाषा शिक्षण की वीडियो। जल्दी आपसे मिलेंगे इकाई 2 की वीडियो लेक्चर, उसमें हम बात करेंगे इकाई 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की। आई होप आपको वीडियो लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काम का लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, काम की जानकारी लगी है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड तक जरूर शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह तक जरूर शेयर करें। साथ ही साथ ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए, इसके बाकी की इकाई के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, तभी वीडियो आप तक पहुंचती है जैसे ही अपलोड होती है। साथ ही साथ अन्य विषयों की वीडियो देखने के लिए आप हमारा प्लेलिस्ट जरूर चेक करें एक बार, और संपूर्ण कोर्स परचेस करने के लिए या फिर क्रैश कोर्स परचेस करने के लिए आप हमारा कोर्स जो है परचेस कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करें और डायरेक्ट कोर्स हमारा परचेस कर लेना। कोई कूपन कोड नहीं डालना, डायरेक्टली आपको वहां पर डिस्काउंट मिलेगा, सीधा सीधा कोर्स परचेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।